नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार दोपहर बाद राजधानी के रायपुर इलाके में चल रहे निर्माण कार्यों और आपदा काल में हुए नुकसान के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर दिखाई दिए। सीएम के साथ विधायक रायपुर उमेश शर्मा, डीएम सोनिका और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने इसके संग पुल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत करते हुए बताया कि आगामी मॉनसून सीजन से पहले ही राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी तैयारी पूरी हो जाए। सीएम धामी ने आज राहुल गांधी की लोकसभा से समाप्त हुई सदस्यता पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश नियम कानूनों से चलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून सीजन और बीते दिनों में आई आपदा से नुकसान का जायजा लेने निकले हैं, हमारे साथ हैं। सर, आज आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हर एक चीज खुद देख रहे हैं, लोगों से खुद बातचीत कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को भी आपने निर्देश दिए हैं। चूँकि पिछले वर्ष की आपदा में ये पुल भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था, ये काफ़ी एरिया यहाँ का क्षतिग्रस्त हो गया था और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी हुआ है। इसके सबके शासनादेश भी हो गए हैं, धनराशि भी जारी हो गई है। अभी कुछ काम वर्षा काल के हिसाब से जिस समय अत्यधिक वर्षा का समय होता है, फिर से कोई स्थिति ऐसी ना हो, सभी का निरीक्षण कर रहे हैं। और जो अनावश्यक रूप से ये चैनलाइज करने की जो बात है, वो भी हमने कहा है जिलाधिकारी जी को कि आप इसको चैनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर भी ये ज़्यादा रॉ मटेरियल है उसके कारण से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और जो ये रास्ता है पानी का वो बदल जाता है, जिसके कारण से बड़े नुकसान होता है। पिछले वर्षों में हमने ये अनुभव किया है, इसलिए पिछले वर्षों के अनुभव से भी हम लोग उस अनुभव से सीख लेते हुए आगे ऐसी स्थिति पैदा न हो उसके लिए अभी से काम कर रहे हैं। सर, माना जाए मानसून से पहले जो तैयारी है वो अभी से सुनिश्चित हो जाए ताकि लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, पानी निकासी आदि की व्यवस्था हो जाए। हाँ, निश्चित रूप से पानी की निकासी है और जहाँ मलबा ज़्यादा आया हुआ है उस मलबे को हटाकर चैनलाइजेशन की प्रक्रिया है और जहाँ पर पिचिंग होनी है या कोई सेफ्टी के काम होने हैं वो सारे के सारे हों। सर, आज की राष्ट्रीय राजनीतिक बड़ी गतिविधि हुई है। कल राहुल जी को सजा हुई थी, राहुल गांधी को। आज उनकी लोकसभा से जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया है लोकसभा द्वारा। इसे कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो आदमी भी जो भी गलत करेगा, भारत का संविधान है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो उससे बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई हुई है तो लोगों का विधि पर और भारत की न्याय व्यवस्था पर और ज़्यादा विश्वास प्रगाढ़ हुआ है। तो क्या आपको लगता है विदेश में जाके जो उन्होंने बोला, और आपने भी बहुत एक सख्त बयान दिया था उन्होंने, कि विदेश जाकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को बदनाम करने की एक कोशिश की गई? निश्चित रूप से आज जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है, दुनिया भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार का बयान देना, कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र पर इस प्रकार की बात कहना संपूर्ण देशवासियों का अपमान है। इसलिए उस अपमान के लिए भी उनको देश के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बहुत दो टूक साफ कहा है कि राहुल गांधी के जो बयान थे वो इस प्रकार से थे जिससे पूरे देश की छवि को नुकसान हुआ। दूसरा, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हुई, ये सीधे तौर पर बताता है कि देश में नियम और कानूनों का पालन होता है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, 2 साल की सजा के बाद अब संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति से सरकार घबरा चुकी है और हड़बड़ाहट में केंद्र ने यह फैसला लिया है। गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए, लोकसभा की सदस्यता को जो हड़बड़ी सरकार ने दिखाई है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार लोकसभा में
राहुल गांधी जी की उपस्थिति से घबराई हुई है। वो जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने का समय देना पड़ेगा, और समय दिया जाएगा तो अडानी जी और अडानी जी का जिस तरीके से पृष्ठपोषण हुआ है देश के सम्मान को भी और देश की संसाधनों को भी, उनको दुनिया के दूसरे नंबर का मालदार बनाने के लिए लुटाया गया है, वो तथ्य कुछ लोगों को नंगा कर देंगे। भाजपा इस झटके को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए कोर्ट के निर्णय को इतनी हड़बड़ी में लागू किया गया। कोर्ट कहता है कि 1 महीने अपील कर सकते हैं आप उच्च न्यायालय में, करेंगे हम अपील, लेकिन सदस्यता समाप्त करने के लिए सरकार 2 दिन भी इंतजार नहीं करना चाहती है। मामला साफ है कि अडानी को बचाना है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करना है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल विभाग ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का मान बढ़ाने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और जाने माने एथलीट चंदन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से सम्मानित किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी न सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, बल्कि मेडल जीतकर उत्तराखंड और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो वह सिर्फ एक परिवार का नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की भावना उससे जुड़ जाती है। धामी ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में हिमालय से ज्यादा उत्साह और सागर से अधिक गहरा धैर्य है। उत्तराखंड खेल के मैदान में भी आगे अग्रणी राज्य बने, इसके लिए नई खेल नीति लाई है। और ऐसे में सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश से गरीब परिवारों के बच्चे जिनके पास प्रतिभा है लेकिन साधन नहीं है, उनको खेल नीति से ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारे राज्य में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं और हमारे खिलाड़ी आज देश में विदेश में जाकर अनेकों प्रतियोगिताओं को विजय कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में विजेता हो रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और हमने भी उसी सबको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति हम लेकर आए हैं। और नया जो खेल कोटा है भर्तियों में भी फिर से शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना प्रारंभ की है अनेकों प्रकार से, और आने वाले समय में खेल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो खिलाड़ियों के संवर्धन विकास के लिए हर संभव राज्य की सरकार काम करेगी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया हो, उनके प्रोत्साहन की प्रक्रिया हो, उनके लिए नई योजनाएं लाने की बात हो, या खेलो इंडिया के तहत उनको प्रोत्साहन करना हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए जहाँ केंद्र की सरकार काम कर रही है, राज्य की सरकार इन सब के लिए प्रतिबद्ध है कि खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाएं। पर चर्चा कर ली है और हम लोग राष्ट्रीय खेल के लिए पूरी तरह से जो भी यहाँ पर उसकी आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अच्छा काम करेंगे। उत्तराखंड को आतिथ्य का और मैं कहूँ कि होस्ट होने का मौका मिल रहा है। हमारे चाहे वो खिलाड़ी हों अथवा उनके प्रशिक्षक हों, 2019 से लेकर 2019, 20, 21 और 21-22 के जो हमारे प्रशिक्षक रह गए थे, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार देना था अथवा जिनको खेल रत्न पुरस्कार देना था अथवा जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देना था, वह सब लंबित थे और कोरोना के कारण जो है उसमें बाधा पड़ी थी। आज वो शुभ दिन निकला और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन प्रशिक्षकों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ साथ में जो हमारे राष्ट्रीय फलक पर जिन खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, उनको भी आज जो है उनकी जो नकद प्रोत्साहन राशि है वह आज दी जा रही है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम से एक खेल का बेहतरीन वातावरण तैयार होता है।
खिलाड़ियों का मनोबल बेहतरीन होता है और निश्चित रूप से सरकार का जो विजन है आगे चल के उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना अथवा उनको प्रोत्साहन देना, वह भी संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जाता है। उत्तराखंड सरकार ने जो खिलाड़ी है और कोचेज हैं उनकी उपलब्धियों को एक्नॉलेज किया है, तो काफ़ी खुशी हो रही है और इससे आने वाले टाइम पे खिलाड़ी और जो कोचेज हैं वो और ज़्यादा मन लगा के अपना कार्य करेंगे और उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करेंगे। बच्चों की कड़ी मेहनत का फल होता है। एक्चुअली बच्चे बचपन से इसके लिए मेहनत करते हैं और जो मेडल लाते हैं उसके बावजूद जब अपनी सरकार, अपने लोग अपने आशीर्वाद के साथ साथ इस तरह के आयोजन करा करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं, ये बहुत सराहनीय काम है हमारे खेल विभाग का और हमारे मुख्यमंत्री जी का। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ और वो इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, बच्चे अधिक से अधिक मेडल देश के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। सरकारी खेल नीति में आपकी सरकारी नौकरी की हो या फिर किसी भी तरह की सुविधाएं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलने के लिए आती हैं, तो वो लगभग जो खिलाड़ियों के लिए एक बाधा थी, जो प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो फाइनेंशियली है या फिर प्रशासन की तरफ से उपलब्ध सुविधाएं हैं, वो लगभग अब काफ़ी चीज़ें धरातल पर उतर गई हैं। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जोशीमठ में जो पीड़ित हैं वो संतुष्ट नहीं है। वो संघर्ष समिति वो पदयात्रा करके अपने दुख को लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं और आप जो है आपदा पर एक्सपर्ट्स को बुला करके आप यहाँ बातचीत करें। अरे गड्ढा दिखाई दे रहा है, दरारें दिखाई दे रही हैं, लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है, जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट आ गया है और कई जोशीमठ जैसी और संस्थाएं बनने को तैयार हैं। जब कहा जा रहा है कि नकल ये पेपर लीक क्यों, जो नौजवान कह रहा है कि तुम्हारा तंत्र भ्रष्ट है, हमको इस पर यकीन नहीं है, उस सवाल को आप जो है केवल नकल विरोधी कानून बना दिया, उसके लिए अपनी वाहवाही करा करके चीजों को ढकने का जो प्रयास कर रहे हो वो दुखद है। जोशीमठ में जो पीड़ित हैं वो संतुष्ट नहीं है। विधानसभा में भाई भतीजावाद के तहत नियुक्ति का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक और फर्जीवाड़े से विधानसभा और सचिवालय में हड़कंप मच गया है। मामला फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति पाने का है, जिसको लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि विधानसभा में शुक्रवार को सोनल भट्ट नाम की महिला एक फर्जी पत्र के साथ नियुक्ति पाने के लिए पहुंची और इस दौरान इस पत्र पर संदेह होने के बाद विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने इस महिला और उसके एक पुरुष साथी को हिरासत में भी ले लिया। इसके बाद इन दोनों को ही सचिवालय लाया गया, वहां उनसे पूछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि एक महिला द्वारा उन्हें ये नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में रक्षक पद के लिए नियुक्ति लेने का प्रयास किया। अब संबंधित अधिकारियों द्वारा इस पत्र को फर्जी बताया जा रहा है और ये पत्र 3 मार्च को जारी किया गया था, जिसमें अपर सचिव सचिवालय प्रशासन के तौर पर आलोक कुमार नाम लिखा हुआ है। सुरक्षा से जुड़े अधिकारी ने बताया कि इस नाम का कोई भी अधिकारी सचिवालय में मौजूद नहीं है और ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। कॉलोनी में ये विधानसभा सुरक्षा से आए हैं। इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि एक महिला एक अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के विधानसभा में आई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि आज उनकी ज्वाइनिंग है। इस संबंध में जब उनके द्वारा संबंधित विभाग से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरीके का कोई ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। और बड़ी खबर, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड में होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि पंजाब से फरार होकर अमृतपाल सिंह साहबाबाद में जिस महिला के घर पर रुका हुआ था, पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की गिरफ्त में आई महिला ने बताया कि अमृतपाल सिंह उत्तराखंड निकल चुका है, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। वहीं इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि अमृतपाल उत्तराखंड की तरफ आया है। ऐसी कोई अधिकृत जानकारी पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को साझा नहीं की है। यही कह रहे हैं पंजाब की तरफ से निकले तो हो सकता है, क्योंकि लास्ट उनका ट्रेल हरिद्वार हरियाणा में था, तो हरियाणा का जो बॉर्डर हमने सटे हुए डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे अलर्ट की गई। उधम सिंह नगर में और ये खटीमा बॉर्डर पे पोस्टर लगाए गए अमृतपाल, तो क्या कोई ऐसा इनपुट है कि खटीमा से या उधम सिंह नगर से नेपाल भाग जाएगा? देखिए इनपुट तो जैसे पहले भी आपने शेयर कर रहे थे जैसा है, तो जनरल इनपुट का है, तो इसे चलते हमने अलर्ट किए हुए हैं। यही वहीं उत्तराखंड राज्य की सरकार 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कालाडूंगी के रामलीला मैदान में आम जनता के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने किया। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही आम जनता की समस्याओं का समाधान किया। सरकार 1 वर्ष पूरा किया कल, उस उपलक्ष्य में हरेक विधानसभा के केंद्र पर एक शिविर लग रहा है, जिसमें जनता की सुविधाओं के लिए प्रत्येक चीज की उपलब्धता रहेगी और उसमें जो चेक वितरण, किट वितरण कार्यक्रम है वो भी होंगे। सब मिला के जो 1 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा है, वो एक बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, तो उसकी चर्चा बातचीत जनता के बीच में जाए, इसके लिए हम सब लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और मैं समझता हूँ ये 1 वर्ष बड़ा स्वर्णिम वर्ष रहा है। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया धामी जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत सुंदर। इसका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि धामी जी का नेतृत्व में 1 साल में जब उन्हें चुनौती मिली, जब मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे निर्णय, अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं, जैसे नकल अध्यादेश और पेंशन, तमाम सा निर्णय। G20 का सम्मेलन जहाँ नया गाँव से लेकर बातचीत और स्वर्ग में, अब हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा कार्य में हमने सोचा नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो हमारे बने, लेकिन ये सोच बहुत लंबी सोच है, बहुत जबरदस्त, और माता बहनें भी बड़ी खुश हैं, तमाम सारे प्रशासन खुश। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून मटन शॉप में बिना टेस्टिंग के बेचे जा रहे मीट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने नगर पालिका देहरादून और खाद्य सुरक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने विभाग से 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। याचिका ये थी कि स्लॉटर हाउस के रिलेशन में हमने एक जनहित याचिका दायर की थी। ये याचिका में था कि गजट नोटिफिकेशन 2015 में एक इशू किया था गवर्नमेंट द्वारा। 2018 तक देहरादून में स्लॉटर हाउस था भंडारी बाग में। जब आरटीआई लगाई तो उसमें पता चला कि 2018 से लेकर अब तक वो स्लॉटर हाउस बंद हो चुका है। म्यूनिसिपल बोर्ड कहता है कि फूड सेफ्टी का ये काम है, फूड सेफ्टी कहती है कि म्यूनिसिपल का काम है। इन्हीं पेज के बीच में ना ही आज तक कुछ हो रहा है, ना ही मीट की क्वालिटी की जाँच होती है, ना ही वो मीट कहाँ से आ रहा है, क्या वो मीट में कोई डिजीज़ है या नहीं है। इस चीज़ को लेकर हमने ये जनहित याचिका आज कोर्ट के सामने उठाई थी। क्या कुछ कोर्ट ने इसमें 16 अगस्त की तारीख लगाई है और इसमें फूड सेफ्टी का अपीलेट अथॉरिटी को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, दोनों को नोटिस जारी किए हैं। और हमने इसमें कोर्ट में जो बजट नोटिफिकेशन के 4 और 5। वहीं होली के त्योहार के चलते जिला खाद्य संरक्षा विभाग ने जिले में फूड प्रतिष्ठानों में जिन सैंपलों को जांच के लिए भेजा था, उनकी रिपोर्ट को लेकर जिला खाद्य संरक्षा विभाग के अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि 80 सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे थे। पूरे वित्तीय वर्ष में अलग अलग रैंडम सैंपलिंग करके पूरे 300 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 150 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। इससे पहले हमने ड्राइव चला दिया था। इसमें हमारे आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने होली से पहले ही इसका ड्राइव चला दिया था और जो हमने होली के दौरान सैंपल भेजे 80 के करीब भेजे हैं। इसके अलावा जैसे हमारा पूरा वित्तीय वर्ष है तो इसमें हमने अलग अलग रैंडम सैंपलिंग करके हमने लगभग 350 सैंपल लैब में जा चुके हैं और हमारी जो है
150 के करीब अभी रिपोर्टें अभी आनी बाकी है। और इसमें जो रिपोर्टें हमें आई है उसमें से 70 के करीब हमें जो रिपोर्टें है वो मानक के अनुरूप नहीं पाई गई है, और उसमें हमने न्यायालय में केस दर्ज करने की कार्रवाई कर दी गई। पुलिस उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। यात्रा मार्ग की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। वहीं हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन सबसे महत्वपूर्ण डेंजर जोन श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के मार्ग पहुंचे, जहां वाहन बेहद धीमी गति से चलने के साथ ही अक्सर बोल्डर गिरने के बाद बंद हो जाता है। आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में महज अब 1 माह का ही समय करीब बचा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बावजूद भी लगता है अफसर अभी गहरी नींद में है। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग जिले के शिरोबगढ़ इलाके में, जहां आज भी मलबा है सड़कों पर और जो वाहन है वो बहुत रेंग रेंग करा रहे हैं। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और 1 माह बाद इस सड़क पर वाहनों का बड़ा दबाव होगा, क्योंकि अनुमान यह है कि करीब 50 लाख श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा आ सकते हैं और इसी रास्ते से केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सिरोबगढ़ को ट्रीटमेंट के लिए कई तरकीबें, कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। लिहाजा यात्रा के सीजन में जरा सी बारिश यहाँ भीषण मलबा लाती है और जाम लगाती है। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि जो सरकार का दावा है निर्बाध चारधाम यात्रा, वो कितना पूरा कर पाती है, और दूसरा क्या समय से ऐसे पैचेज जो यात्रा मार्ग पर आज भी बड़े डेंजर जोन बने हैं उनके लिए कोई ठोस इंतजाम हो पाता है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, सिरोबगढ़, रुद्रप्रयाग। तुझे के साथ फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।